हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जो 5th सेमेस्टर में हैं और वो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से बिलोंग करते हैं। और उनकी जो बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पार्ट फर्स्ट, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो है अपना भारतीय राजनीति विचार की ज्ञानवी मासीय आधार। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एंड जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड मैं और वीडियोस एंड यूनिट्स बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहाँ जाके क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली बात हम करेंगे इस वीडियो में, अपना जो है एक टॉपिक कवर हो चुका था पूरा। अब दूसरा टॉपिक जो अपना है पार्ट फर्स्ट में, मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट में, न्याय दर्शन परंपरा। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये होता क्या है और इसमें क्या बताया गया है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखते हैं न्याय दर्शन परंपरा। इसमें जो दे रखा है न्याय दर्शन, जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा, न्याय मतलब क्या करना है। एक तरीके से अगर कोई दोषी है तो उसको, मतलब अगर कोई निर्दोष है और एक दोषी है तो उनके बीच में क्या करना, न्याय करना कि किसको सज़ा दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी। और भी न्याय का अर्थ हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे न्याय दर्शन परंपरा। ठीक है, ऋषि गौतम को न्याय विचारधारा का प्रमुख प्रस्तावक माना जाता है। ऋषि गौतम जो है, ठीक है, एक नाम है, उनको ना न्याय विचारधारा का, मतलब कि न्याय की जो विचारधारा होती है उसका प्रमुख प्रस्तावक माना जाता है। संस्कृत में न्याय का अर्थ विभिन्न प्रकार से निकाला जाता है, जैसे कि न्याय देना, सभी की समानता करना, ये भी एक प्रकार का न्याय है, और नियम, तरीके और निर्णय। तो ये सारी की सारी क्या है, न्याय है। और संस्कृत भाषा में अलग अलग तरीके से ना न्याय की जो परिभाषा निकाली जाती है या उसका अर्थ निकाला जाता है। अब देखो, न्याय की जो मतलब परिभाषा है उसको हम ना कई प्रकार से उसको नाम दे सकते हैं। न्याय को, न्याय दर्शन परंपरा को हम कई नाम दे सकते हैं, जैसे इसे तर्कशास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है, आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है, आक्षेपात भी कहा जाता है, विद्या भी कहा जाता है और न्याय विद्या भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे नाम हैं, आप कोई सा भी याद कर सकते हो या फिर सारे के सारे अगर आपको इजी लग रहे हैं तो आप याद कर सकते हो। तो ये थी अपनी थोड़ी सी डिटेल इसके ऊपर। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। न्याय विचारधारा मानव पीड़ा को समाप्त करने की बात करता है। मतलब एक मनुष्य है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो मतलब निर्दोष है। अगर कोई भी केस होता है या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, कोई सा भी इंसिडेंट होता है, तो अगर वो मानते हैं कि वो निर्दोष है तो उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसे क्या मिलना चाहिए, न्याय। अगर उसे न्याय मिल जाएगा तो उसकी जो पीड़ा है वो भी दूर हो जाएगी। तो न्याय विचारधारा जो है, न्याय की विचारधारा, वो मानव की पीड़ा को समाप्त करने की बात करता है। इसको हम और तरीके से भी लागू कर सकते हैं, जैसा भी हमने जाना था कि न्याय का अर्थ अलग अलग होता है। संस्कृत में समानता, न्याय देना, बहुत सारे होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को समानता नहीं मिल रही है तो वो पीड़ा में होगा। ठीक है, जैसे कोई फैसिलिटी एक व्यक्ति को मिल जाती है लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रही। ठीक है, एक व्यक्ति को मिल चुकी है फैसिलिटी और दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रही, क्यों? तो ये समानता नहीं होगी, ये असमानता होगी। तो जो जिसको फैसिलिटी नहीं मिली किसी भी चीज़ की, तो वो क्या होगा, पीड़ा में रहेगा। और उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें, फैसिलिटी जो दे रहे हैं वो समान देनी पड़ेगी। मतलब जो चीज़ फर्स्ट वाले पर्सन को देती है वो सेकंड को भी अगर दे दी जाएगी फैसिलिटी, तो ये क्या हो जाएगी, समानता। फिर समानता और समानता को हम न्याय के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से उसको न्याय मिल जाएगा और न्याय मिलने पर उसकी जो पीड़ा है वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि अभी ओबीसी जो थे 1992 से पहले उनको भी अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन अब उनको कई सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उनको एक तरीके से समान माना जा रहा है। पहले जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनको समान नहीं माना जा रहा था, जिसके कारण वो न्याय से दूर थे और उनको पीड़ा हो रही थी। लेकिन अब उनको फैसिलिटी दी गई है, अब उनको राइट्स दिए गए हैं, तो उनकी जो समस्या या पीड़ा है उसका समाधान हो चुका है। एक तरीके से न्याय विचारधारा मानव पीड़ा को समाप्त करने की बात करता है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या बोला गया, क्योंकि ये मानता है कि पीड़ा वास्तविकता की अज्ञानता के कारण है। मतलब जो पीड़ा हो रही है वो रियलिटी की जो अज्ञानता है, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, उसके कारण है। इसलिए सही ज्ञान प्राप्त करने से दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को सही ज्ञान होगा तो उसके दुखों की जो दुखों से मुक्ति है वो खुद ही मिल जाएगी। ठीक है,
तो न्याय विचारधारा के अंदर हमें ये बताया गया है। अब इसके बाद थोड़ा एक और पॉइंट आता है अपना, जो न्याय दर्शन परंपरा के अंदर आता है। न्याय विचारधारा जो है वो 4 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देती है। ठीक है, 4 प्रमुख क्षेत्र हैं इसके, या फिर इसको प्रमुख क्षेत्र ही मानेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला बोला गया है, हाँ इसको मौलिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, न्याय विचारधारा के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं और प्रमुख क्षेत्र को हम मौलिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे एरिया या ऐसा जोन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन है, उसको मौलिक कह लो या प्रमुख कह लो। तो इसके 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं देखते हैं न्याय विचारधारा के। पहला है ज्ञान का सिद्धांत, दूसरा है अपना भौतिक दुनिया का सिद्धांत, तीसरा है स्वयं का सिद्धांत मतलब खुद का सिद्धांत, और फोर्थ है अपना ईश्वर का सिद्धांत। इन चारों क्षेत्रों को न्याय सूत्र में पढ़ा जाता है, या फिर इसका अध्ययन जो है ना, मतलब पढ़ना, वो कहाँ किया जाता है, न्याय सूत्रों में। अब ये न्याय सूत्र क्या होते हैं? न्याय सूत्र वो होते हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला देखो इसमें कितने सूत्र होते हैं। न्याय सूत्र में 16 पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें 16 चीज़ें आती है जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, और यही अपना सबसे लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा जो आपके 17.5 मार्क्स का या 20 मार्क्स के अप्रोक्स आ सकता है। तो देखो न्याय सूत्र में कितने होते हैं, 16 पदार्थ होते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है संशय, चौथा है अपना प्रयोजन, और फिफ्थ पर अपना क्या है ये दृष्टांत। ठीक है, और सिक्स्थ है सिद्धांत, सेवन्थ पर है अवयव, और 8th पर अपना तर्क, 9वें पर निर्णय, और 10वें पर इसमें वाद। ठीक है, 11th पर अगर बात करें 11वें पर अपना जल्प, 12वें पर है वितंडता, 13वें पर है हेतुभाष, और 14th पर अपना छल, 15th पर है जाति, और 16 पर है अपना लास्ट जो है अपना निग्रह हस्त। ठीक है, ये अपने 16 न्याय सूत्र हैं, 16 पदार्थ हैं न्याय सूत्र के। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें एक एक करके डिस्क्राइब करना है। इस वीडियो में हम 3 तत्व के 3 जो पदार्थ है ना उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 4 से लेकर 16 तक पूरी फिनिश्ड कर देंगे। ठीक है, जो आपकी थोड़े समय बाद अपलोड कर दी जाएगी आपके लिए वीडियो। तो सबसे पहले 3 तत्वों की बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला अपना प्रमाण। प्रमाण के बारे में हम पहले भी, जो इससे पहले वाली वीडियो होती है आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें भी हमने रीड किया था। अब इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन बची हुई है वो कौन सी थी। प्रमाण मतलब एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रमाण क्या हो गया, एक तरीके से प्रूफ। ठीक है, अगर कोई भी मान के चलो किसी पर गलत आरोप लगाता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी पर क्या लगा रहा है, गलत आरोप, तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए। क्यों? अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो वो सही साबित भी हो सकता है, अगर प्रूफ नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। तो एक तरीके से हमारे पास अगर किसी को हम गलत ठहरा रहे हैं या फिर सही साबित करना अपने आप को, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रमाण या प्रूफ होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एक भी पॉइंट जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड अपने सब्जेक्ट्स भी बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं आप सबसे पहली बात प्रमाण। प्रमाण किसी वस्तु के अस्तित्व के सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। मतलब कोई वस्तु है उसके अस्तित्व, ठीक है, जो वो वस्तु होती है उसका अस्तित्व के सच्चे ज्ञान का प्रतीक क्या कहलाता है, अपना प्रमाण। प्रमाण किसी वस्तु को उस तरह व्यक्त करता है जैसे कोई वस्तु अपने आप को स्वयं अभिव्यक्त करती है। ठीक है, प्रूफ जो होता है ना, किसी वस्तु को उस तरह व्यक्त करता है, मतलब उस तरह से बताता है जैसे कि वो अपने आप को ही क्या कर रहा है, खुद अभिव्यक्त करता है। तो प्रूफ यही होता है। ठीक है, अगर किसी को भी आपको अपने आप को ही नहीं, अगर किसी भी वस्तु को या किसी व्यक्ति को आपको सही ठहराना है, तो आप उसको ऐसे वे मतलब सही ठहराओगे जैसे कि वो बात तुम्हारी ही हो। ठीक है, जैसे कि वो जो कंडीशन है या सिचुएशन है वो आपको लेकर ही हो रही हो, तो आप इस तरह से उसे क्या करोगे, प्रूफ करोगे। अब बात करते हैं अपना अगला, आपको स्वयं अभिव्यक्त कर देगी, तो हो गया अपना। ठीक है, प्रमाण सत्य को प्रकट करता है। ठीक है, प्रूफ जो होता है ना वो हमेशा सही व्यक्ति को ढूंढता है कि अगर प्रूफ मिल गया है, ठीक है, कोई सही प्रूफ मिला, बढ़िया प्रूफ मिल गया, तो आप क्या कर सकते हो, सत्य को प्रकट कर सकते हो कि ये सच्चाई है, ये गलत है और ये सही है। तो ये तो अपना फर्स्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड, जिसको बोलते हैं हम प्रमेय। ठीक है, प्रमेय देखते हैं।
यह सही ज्ञान और वास्तविकता के बारे में बताते हैं, मतलब कौन सा सही ज्ञान है और वास्तविकता मतलब रियलिटी, उसको बताता है। न्याय की विचारधारा वास्तविकता के लिए, ठीक है, न्याय की विचारधारा वास्तविकता के लिए 12 पहलुओं को मानती है। न्याय की विचारधारा ना, अगर रियलिटी जाननी है या सही ज्ञान प्राप्त करना है तो 12 पहलू होते हैं प्रमेय के अंदर। तो वो कौन कौन से हैं, मैंने नंबर नहीं लिखे, ठीक है, बट देखना। सबसे पहले अपना स्वयं, ठीक है, खुद को। दूसरा अपना शरीर। तीसरा अपना इंद्रिया और इंद्रियों की वस्तुएं और अनुभूति या ज्ञान, मानस, प्रवृत्ति, मानसिक दोष, प्रत्यभाव और फल, दुख और अपवर्ग, ठीक है। ये अपने 12 पहलू है अगर न्याय की विचारधारा की रियलिटी अगर चाहिए तो, ठीक है। अब अपना लास्ट आता है थर्ड पर संशय, ठीक है। इसके बाहर भी और पॉइंट्स है, बस वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो संशय क्या होता है। संशय एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये होता है शक, ठीक है, जैसे संदेह होता है वही संशय है एक तरीके से। तो यह संशय और अनिश्चितता की स्थिति है, मतलब ऐसी स्थिति जो बदलती रहती है। और संदेह मतलब कि शक, ठीक है। इसमें कई विकल्प होने के कारण विकल्प चुनने में हमें क्या होती है, उलझन उत्पन्न होती है। मतलब बहुत सारे विकल्प है तो हमें चुनने में क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा विकल्प मुझे चुनना चाहिए अगर हमारे सामने बहुत सारे विकल्प रख दिए जाए तो, ठीक है, एक तरीके से चॉइस। अब बात करते हैं उदाहरण के लिए, जब दो ज्ञानी जीवन के दो अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं। देखो उलझन तब होगी जब वो वस्तु समान है, ठीक है। जैसे दो ज्ञानी हैं, दोनों ही नॉलेजेबल बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन बात ये है कि दोनों ने लाइफ की क्या बताई, हमें एक वो मीनिंग बताई, ठीक है। ये भी बता रहे हैं, एक फर्स्ट जो ज्ञानी है वो भी बता रहा है और सेकंड जो पर्सन है वो भी बता रहा है, ठीक है। दोनों लाइफ की बात हमें बता रहे हैं, तो हमें एक कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि हमें किसकी बात माननी चाहिए, ठीक है। तो इसी में वो बता रखा है, उसे बोलेंगे हम संशय। उदाहरण के लिए जब दो ज्ञानी जीवन के दो अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं तो संशय की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब हमें शक होने लग जाएगा, या फिर संशय नहीं, एक तरीके से उलझन होने लग जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में हम संशय को बोल सकते हैं, उलझन उत्पन्न होगी कि कौन सही कह रहा है। बात तो दोनों की सही है लेकिन हमें किसको मानना चाहिए, किसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तर्कसंगत निर्णय लेने में तर्कसंगत निर्णय लेने से शक को दूर किया जा सकता है। अगर हम तर्कसंगत मतलब एक पॉइंट वाली अगर बात करेंगे तो हमारा जो निर्णय वो जो शक है वो दूर हो सकता है, ठीक है। जो भी हमें संदेह वो हमारा दूर हो सकता है अगर पॉइंट की बात की जाए तो। सो गाइस ये थी अपने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपकी पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड, वो थी अपनी आज की वीडियो। और इसके बाद हम चैप्टर फर्स्ट की और वीडियोस डालेंगे जो अपना बचा हुआ है। इसके बाद थर्ड पॉइंट के बाद अपने और पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।